जर्नी के बारे में ऑफ कोर्स आई एम श्योर अगर आपने कहीं और मेरा सत्संग सुना होगा तो उसके बारे में बता रखा है। जितनी भी संगत जी यहाँ पर नई हैं उन्हें मैं एक बार ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से तकरीबन 8 साल पहले जुड़ी। एंड जुड़ी भी कैसे थी, थ्रू समवन, यानी कि मेरी मासी ने मॉम को कनेक्ट किया था एंड मम्मा के थ्रू मैं कनेक्ट हुई थी। एंड शायद इसी तरीके से गुरुजी ने मेरी जर्नी जो है वो शुरू करानी थी। उस टाइम पे जब मैं लाइफ में गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, ऐसी कोई इन पर्टिकुलर मुझे ज़रूरत या नीड नहीं थी जिसके लिए मैंने शायद इन्हें मानना शुरू किया हो। क्योंकि हम लोग इंसान जब भी हमारे पे ज़रूरत पड़ती है या हमें किसी चीज़ की नीड होती है, दैट इज़ मोस्टली द टाइम जब हम भगवान जी में ऐसा बिलीव करना शुरू कर देते हैं। आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं उनमें। लेकिन गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो पर्टिकुलरली संगत जी मेरी लाइफ में ऐसी कोई नीड ऑनेस्टली नहीं थी। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सेटिस्फाइड एंड गुरुजी ने स्टिल मुझे कनेक्ट किया बिकॉज ऑफकोर्स गुरुजी ने आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे संभालना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो भी कनेक्शन होता है गुरुजी से वो सोलली उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि गुरुजी कब चाहते हैं हम कनेक्ट हों। ये हमारे पर डिपेंड नहीं करता कि मतलब हम चाहते हैं कि हम गुरुजी से कनेक्ट हों, या अगर हम उनका सत्संग भी कहीं सुन रहे हैं, उनकी बात भी कहीं सुन रहे हैं, तो वो हम नहीं सुनते। ऑनेस्टली वो हमें सुनाया जाता है, वो किसी रीज़न से, किसी पर्पस से हमें सुनाया जाता है, जो पर्पस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जान सकते हैं। तो गुरुजी ने मेरी जर्नी कुछ उस तरीके से शुरू करी थी। और गुरुजी के दरबार में ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं कि नई संगत हूँ मैं पुरानी संगत हूँ एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमारा वंस अगेन गुरुजी महाराज ही डिसाइड करते हैं। जय गुरुजी आंचल आंटी। और हमें कब जोड़ना है वो भी हमें जो है गुरुजी ही गाइड करते हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है संगत जी नई संगत का पुरानी संगत का, नहीं, इट इज़ जस्ट योर टाइमिंग। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने बहुत बार ये इस बात सोचती हूँ कि मैं यार काश मैं गुरुजी को टच कर पाती, काश मैं गुरुजी को फील कर पाती, है ना, कितना सही होता। और मतलब भगवान आपके सामने बैठे हैं और मतलब क्या ना, है ना, क्या कितना सही होता। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है अनीता आंटी सेइंग। तो संगत जी मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार आप बता दीजिए। एम आई ऑडिबल? क्योंकि मेरा नेट तो सही चल रहा है तो पता नहीं, एक बार फिर भी आप बता दो प्लीज। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? यस यू आर, ओके कूल, ठीक है। हेलो पुनीत अंकल, जय गुरु जी। ठीक है डन, परफेक्ट। तो हाँ, मैं ये बोलना चाहती थी कि क्या बोल रही थी, भूल ही गई। हाँ, कि ऑफ कोर्स ये जो टाइमिंग, वहाँ मैं ये बोल रही थी कि हाँ, अगर मैं गुरुजी से, मैं कितनी बार सोचती थी कि ना काश मैं गुरुजी से ना पहले मिली होती, मैं उन्हें टच कर पाती, कितनी सारी बातें मन में हैं जो मैं उनसे कर पाती, है ना। ऐसा आई एम श्योर हम में से बहुत लोग सोचते होंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो जो टाइमिंग है, वो जो हमारा आने का वेला है गुरुजी के पास, वो सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करते हैं, हम एक्चुअली कोई नहीं होते। क्योंकि ऑनेस्टली संगत जी मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, ओके, और मेरे घर से गुरुजी का मंदिर यानी कि बड़े मंदिर जो है, इट इज़ हार्डली एट अ डिस्टेंस ऑफ से 45-50 मिनट्स टू द मैक्स। जितनी भी संगत फरीदाबाद से हैं वो जानती होंगी कि गुरुजी का मंदिर सिर्फ 45-50 मिनट ही दूर है। तो मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी, छोटी क्या मतलब लगा लो आप, होंगी कुछ अपने 8th-9th स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम एक्चुअली एक शनि जी का मंदिर है उसी रोड पे, दाती महाराज, जो हम बहुत बार जिनको टीवी में देखते हैं। तो हम कितनी बार ना एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा भैया मम्मी के साथ वो उधर मंदिर में गई हूँ, राइट। मतलब मैं अब ये बात सोचती हूँ कि हाय गुरुजी, किसी तरीके कुछ ऐसा हो जाता कि गाड़ी हमारी लेफ्ट टर्न ना होके राइट टर्न हो जाती, हम रास्ता भटक जाते, कुछ हो जाता कि हम किसी ना किसी तरीके आपके दरबार में पहुंच जाते। लेकिन इमेजिन गुरुजी इतने टाइम से वहां पे थे और हम लोग भी जाते थे, है ना, कुछ महीने में 2 या 3 बार ही जाया करते थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट
हमारा टाइम ही नहीं आया था उस टाइम कनेक्शन का, उस टाइम हमारा मौका ही नहीं था गुरुजी से कनेक्ट होने का, तो कैसे कनेक्ट हो जाते ना। और फिर मैं ना एक बात ये भी सोचती हूँ कि मतलब ऑनेस्टली है ना, ये झूठ बात नहीं है, जैसे हम इंसान है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे अगर गुरुजी मेरे सामने बैठे होते तो क्या मैं उन्हें एक्चुअली भगवान का वो दे पाती, क्योंकि अभी वो मुझे पता है ना, मैं उनको जानती हूँ, लेकिन हम इंसानों का दिमाग इतना कॉकरोच की तरह होता है कि अगर हमारे पास सामने कोई लाइव एक्चुअली शिव जी भी आ जाएंगे ना कोई और रूप लेके, तो भी हम कॉन्स्टेंटली डाउट में ही रहेंगे। तो मैं कितनी बार अब भी ये सोचती हूँ कि इमेजिन कर बुलबुल अगर एक्चुअली तो उधर गुरुजी के मंदिर गई होती उस टाइम पे, तो मतलब क्या तो सच में इतना कनेक्ट हो पाती, बिकॉज ऑफ योर ओन इनहिबिशंस इनसाइड, अपने दिमाग की इतनी फालतू का जो हमारा गंद भरा हुआ है दिमाग में, क्या उसको साइड रख के क्या हम एक्चुअली गुरुजी को भगवान मान पाते, पता नहीं। तो क्या पता इसीलिए गुरुजी ने ये टाइम जो है ये मेरा 8 साल पहले का डिसाइड किया था, और इसी दौरान मेरा कनेक्शन होना था, मे बी, आई डोंट नो, बट ठीक है, व्हेन एवर गुरुजी कॉल्स, बस ये शुक्राना है कि हम गुरुजी के पास पहुंच गए हैं, दैट इज दी ओनली थिंग। और अब पहुंच गए हैं ना, तो कहीं और किसी दर पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट आई ऑनेस्टली फील। नाउ गेटिंग कनेक्टेड टू गुरुजी, संगत जी, मतलब गुरुजी से ना आज तक, हाँ कभी लाइफ में कुछ बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आई या कुछ आया तो दैट इज अ वेरी सेपरेट थिंग, लेकिन और शायद मुझे ना एक या दो चीजें ऑनेस्टली याद भी होंगी, और बाकी तो चीजें मैंने वो याद भी नहीं है मुझे। मैंने गुरुजी से हमेशा सिंस डे वन व्हाट आई आस्क्ड फॉर इज कि बस गुरुजी मुझे ना पीस देना, मुझे शांति देना, अपना हाथ जो है ना मेरे सर पे रखना, ये ऐसी चीज है जो मैंने हमेशा गुरुजी से मांगी है सिंस डे वन। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, जिस दिन मैं पहली बार मंदिर गई थी ना, बड़े मंदिर, उस टाइम पे जो सबसे पहली चीज मुझे मिली थी ना गुरुजी से, दैट वाज पीस। एक ऐसा मतलब एक ऐसी शांति थी मन में जहां पर मैं, आप ये सोचने को वो हो जाते हो कि मतलब दुनिया में बाहर, अगर आप उस रेडियस के बाहर, दायरे से बाहर सोचो, तो दुनिया में इतनी ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने हमें ना बांध रखा है, हमारे घर ने, हमारी जॉब्स ने, हमारे पैसे की भाग दौड़ ने, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम ये सारी चीजें भुलाकर और खुद के लिए आते हैं, मतलब अपनी शांति के लिए आते हैं और अपने भगवान से मिलने आते हैं। तो मुझे सबसे पहले जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरी मॉम ने पूछा कि तुझे कैसा लगा, है ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लगा कि ना बड़ी ज्यादा शांति थी। और मैं वैसी इतनी, मतलब मैं वो नहीं हूँ, है ना, मैं कोई एकदम ऐसे एलिवेशन लेवल पर नहीं हूँ स्पिरिचुअल टर्म्स में, मैं बहुत ही, आई एम जस्ट अ बिगिनर। और मैं कितनी बार बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी क्या आपने मुझे अपनी क्लास में एडमिशन दी है अभी तक या नहीं दी है ना, आई एम श्योर दी है, मुझे पता है उन्होंने दी है, क्योंकि जिस तरीके से वो हर एक स्टेप पर हमारा टेक केयर करते आ रहे हैं, अगर वो हमारे को ब्लेस नहीं करते, अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो मेहर जो है ना वो मिलना बहुत ही मुश्किल होता। तो मम्मी को मैंने बोला कि हाँ मुझे सबसे ज्यादा अच्छा जो लगा वहां जाकर वो ये था कि मुझे मन की शांति लगी, एंड विच वाज द बिगेस्ट असेट फॉर मी। उसके बाद कट डाउन टू द टाइम, जब मैं उसके बाद बहुत सारे बीच में बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन जो मुझे याद आते रहेंगे ना वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वहां पर जैसे मैं जाती रहती थी बड़े मंदिर, तो पहले तो ना मैं प्रसाद के लिए जाती थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था प्रसाद बड़े मंदिर का। हाँ मुझे पता है मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन यू नो उस प्रसाद में ना कुछ अलग ही फीलिंग होती थी, है ना। और अब मैं जो उसको खाना बोल रही हूँ वो मुझे एक्चुअली अब रियलाइज होता है कि वो खाना, इट इज नॉट अ नॉर्मल खाना, इट इज अ ब्लेस्ड प्रसाद। आप इमेजिन करो, वही सेम बात है कि हम वही सेम चीजें, वही सेम वस्तुएं अगर कहीं और खाते हैं तो वो हमें उतनी अच्छी नहीं लगती, है ना, लेकिन अगर हम गुरुजी के वहां खाते हैं तो उसकी अलग ही एक फीलिंग आती है मन के अंदर, जिसने मुझे सबसे पहले बांधा था ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रसाद के बारे में। और ऑफ कोर्स संगत जी प्रसाद भी ना मुझे ये लगता है कि कितने किस्मत वाले हम लोग हैं जो हमें प्रसाद मिलता है, क्योंकि दुनिया में अगर आप अभी बाहर निकल के देखोगे ना तो कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली सड़क पर सो रखे हैं, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है लाइफ की,
मतलब जिन्हें शायद एक पल का खाना भी नसीब नहीं होता, वहां पर हमें एक पूरा थाल भरकर हमें कुछ नसीब हो रहा है, हमें कुछ मिल रहा है, तो वी शुड एक्चुअली वैल्यू दैट। उसके बाद जब मैं गुरुजी के वहां गई तो मुझे ना ये बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगा, एक थाली में 4 लोगों का खाना। तो मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ, मतलब मैं घृणा और ये सब नहीं करती हूँ, ओके, बट मुझे बड़ा सही लगा कि यू नो दैट टीचर्स अस इक्वालिटी। उसको मैंने इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि ये जो है ना, ये हमें इक्वल रहने का एक जरिया शायद गुरुजी ने दिखाया है, क्योंकि उसी एक थाली में आप अगर खाना खा रहे हैं तो आपके साथ जो आपके घर पर हाउस हेल्प आती हैं वो भी उसी प्लेट में खाना खा रही हैं, ओके। या फिर अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके साथ एक शायद कोई कैब के ड्राइवर भैया भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लाइफ में ये जो हमने ये बॉडी, ये जो हम है ना, एक्चुअली हमारा खुद का चोला ये हमने चूज नहीं किया है, ये हमारे लिए भगवान ने चूज किया है। और मतलब वी शुड बी वेरी थैंकफुल कि हमें सब कुछ मिल रहा है, राइट। हम कुछ बहुत लोगों से काफी बेहतर है, हमारे सर पे छत है, हम खाना खा सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी उधर जाके कि ये बड़ी सही चीज है ना, क्योंकि यूजुअली अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रसाद की अपनी थाली मिलती है, प्लेट मिलती है, जहाँ से हमें सब कुछ ऑफकोर्स खत्म करना होता है। तो ये लॉजिक मुझे बड़ा सही लगा कि एक प्लेट में एक तो 4 लोग खाना खा रहे हैं एंड गुरुजी इज टीचिंग अस इक्वालिटी। एंड उसके ऊपर से ये लॉजिक बहुत सही था कि खाना आपको वेस्ट नहीं करना है, वो प्रसाद है, इट इज अ ब्लेसिंग, राइट। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और टर्म्स में सोचें तो वो एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए, बेसिक खाने को पाने के लिए कितनी जनता है, कितने लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में बहुत सही लगी। उसके बाद बारी आती है एलिवेशन की, ओके। अगर मैं आपको अपने बचपन पे थोड़ा सा लेके जाऊँ तो मैं बड़ी स्पिरिचुअल हूँ, ओके। मतलब मैं भगवान जी पे ऑफकोर्स मानती हूँ, गुरु जी को मैं बहुत मानती हूँ, है ना। और बचपन में भी मैं ऐसी होती थी कि मम्मी पापा भैया के साथ मंदिर जाती थी, शिव जी पे जल चढ़ाती थी। बच्चे जैसे बोलते हैं ना, मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, मैं आगे से और पढ़ लूंगी, मैं वो सारी बातें बोलती थी। और माता रानी से भी बोलती थी, ठीक है। और अगर कोई तारा टूटता था ना तो उससे भी बोलती थी कि हाय हमारे घर की प्रॉब्लम्स ठीक कर दो ना, बस हो गया अभी। तो मतलब जनरली जैसे बच्चे होते हैं, राइट। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उस टाइम पे मैंने ये बिलीव करना खुद से शुरू कर दिया था कि इट इज ऑल योर कर्मास दैट मैटर, ओके। आप अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखें, और जिसका भगवान ने जो जैसा डील करना है ना, बस वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन यू हैव टू बी राइट। तो मैं अगर अब रोज मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, है ना, लेकिन अगर मैं गुरुजी को मानती हूँ तो मैं गुरुजी को दिल से मानती हूँ, और हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि गुरुजी जो भी हो, जो भी मैं करूँ वो मैं बहुत अच्छा करूँ, और सबके लिए मैं बस, मतलब मेरा खुद का ना संगत जी, अगर मैं आपको बताऊँ, एक मोटिव रहता है कि चेहरे दिन में अगर आपने एक भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी ना, तो आई थिंक आपका वो जो है ना वो डन हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअली दुनिया में दुख देने वाले इतने लोग हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप पूरे दिन में किसी एक भी चेहरे पर स्माइल ले आते हैं ना, चाहे किसी भी रीजन से आप लेकर आ रहे हो, तो दैट इज समथिंग जो आपने बहुत अच्छा कर लिया है फॉर दैट पर्टिकुलर डे। उसके बाद गुरुजी से कनेक्शन जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा। प्रसाद जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट इज़ अ ब्लेसिंग एंड हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी ना, मुझे बहुत एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है गुरुजी के बारे में, जैसे गुरुजी खुद बोलते थे ना, दैट आई एम अ प्रैक्टिकल गॉड। मतलब मैं ना सच में बचपन में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं माता रानी के सामने खड़ी रहती थी। हमारे घर में बहुत मानते हैं माता रानी को, है ना, लेकिन और जैसे भी मैं और भी बहुत सारे भगवान जियों के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन ना किसी से आंसर नहीं मिलता था। अगर मैं वो बात आज सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये बात तो बड़ी सही है, मुझे किसी से ना आंसर नहीं मिलता था। मैं सिर्फ अपने एक साइड मन की बात बोल देती थी, लेकिन मुझे सामने से जवाब नहीं आता था। और गुरुजी से पहले हमने ठाकुर जी को अपना गुरु मान रखा था, क्योंकि माई नानी शी वॉज वेरी रिलीजियस, ऑफकोर्स वह भी है नहीं, शी इज नो मोर विद अस। तो मेरी नानी ने हमेशा से ना मेरी मम्मा को एक बार बोली थी दैट गुरु बिना ना गति नहीं होती। तो आपकी लाइफ में आपको वो पाथ दिखाने के लिए, वो रास्ता दिखाने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिटिल डिड वी न्यू कि हमारी ज़िंदगी में मतलब
महादेव खुद गुरु बन के आने वाले हैं, है ना। ये तो पता नहीं था उस टाइम तक। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने ठाकुर जी को गुरुजी बना लिया एंड अल्टीमेटली धीरे धीरे हमारी फैमिली जो है ठाकुर जी में होती चली गई बिकॉज ऑफ कोर्स एक भी मेंबर अगर जुड़ता है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली जो है दे स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड। तो हम वही वृंदावन वगैरह जाते थे, है ना, और ठाकुर जी की भजन संध्या और ये सब होती थी और बहुत मानते थे। मम्मी जो राखी और टिक्का भी होता है वो गणेश जी और ठाकुर जी को ही करती थी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम मामू ऑफ कोर्स। एंड मतलब बड़ा सही लगता था। उसके बाद ऐसा एक टाइम आया कि जब हमारी लाइफ में गुरुजी आए, और इनिशियली संगत जी जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया था ना, मैं सच बताऊं, मुझे ना गुरुजी के अंदर ना छोटे से ठाकुर जी दिखते थे जो मुझे बड़ा सही लगता था। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अरे मतलब मैंने पहले वाले माने हुए गुरु थे उनको भी नहीं छोड़ा और इनको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं कुछ उस तरीके से इस बात को रिलेट करती थी। तो मुझे ना ठाकुर जी दिखते थे तो मुझे बड़ा सही लगता था, लेकिन अब मुझे वो कम्प्लीटली गुरुजी दिखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी के पास अगर हम आते हैं तो गुरुजी खुद बोलते थे कि मैं एक प्रैक्टिकल गॉड हूँ। आज के टाइम में हम जैसे इंसान है ना, बिल्कुल ही गंदे बेकार से, हम लोगों को ना हमेशा ऐसा चाहिए होता है कि अगर हम कुछ सवाल पूछे ना तो उस सवाल का हमें जवाब देने वाला कोई हो, है ना। तो गुरुजी इज वन सच पर्सन इन आवर लाइफ जो हमें वो सारी चीजों के जवाब देते हैं। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो गुरुजी मुझे, अगर मैं किसी भी चीज़ में डाउट में होती हूं तो गुरुजी मेक्स श्योर कि वो मुझे किसी ना किसी तरीके ना उस बात का जवाब दें। अब मैसेजेस कह लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप मैसेजेस कह लीजिए, या फिर जनरली ऑल्सो अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसमें आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है गुरुजी के बारे में कि थैंक यू गुरुजी कि आपने ना इस फिलॉसफी में बिलीव किया, वो भी हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता था ना कि इंसान लोग कैसे हैं, है ना। और थैंक यू कि आप एक ऐसे गॉड हैं, आप एक ऐसे दाता हैं जो आप हमारे इतने सवालों का जवाब मतलब किसी ना किसी तरीके से हर इंसान को आप देते ही आते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है गुरुजी के बारे में। उसके बाद ऐसा, अच्छा संगत जी, मैंने ना बड़े सारे अपने सत्संग ऑलरेडी शेयर किए, लेकिन ना ये सत्संग मैंने कभी शेयर नहीं किया। और मैं छोटा सा मैं क्या हुआ, छोटा सा नहीं, रुको बताती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि ये सत्संग 1 मैंने कभी शेयर नहीं किया जो मैं अब बताने जा रही हूँ, एंड 2 मैं ऑफिस जा रही थी गाड़ी चलाते हुए, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है। और मैं पता क्या सोच रही थी कि मतलब ये सत्संग मैंने क्यों नहीं शेयर किया, है ना। ये सत्संग पता नहीं क्यों मैंने शेयर नहीं किया, क्यों गुरुजी ने मेरे जहन में उसी टाइम डाला। और मैंने सोचा कि हाँ, अब जो भी मेरा अगला सत्संग होगा आई विल शेयर दिस सत्संग, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो मुझे क्या लग रहा है कि मेरा कनेक्शन है गुरुजी से 8 साल का। ये बात मैं आपको इस तरीके से बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कनेक्शन सिर्फ 8 सालों से है गुरुजी से, और मुझे नहीं पता कि मेरा कनेक्शन तो कितने सालों से है गुरुजी से। ओके, और आई एम श्योर आपके साथ भी यही है, आपका कनेक्शन भी जो है ना गुरुजी से वो बहुत ज्यादा सालों का है। नो मैटर अगर हमें इंसानी दिमाग में 1 साल 2 साल या 10 साल पता हो तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम ठाकुर जी को बहुत मानते थे। तो संगत जी, एक बार मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा और मेरी दादी, तो मेरी दादी माँ को ना वृंदावन जाना था मत्था टेकने के लिए। तो मेरी मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारे ना साथ नहीं रहते। तो मेरी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, मैं तो लेके चलांगी, ठीक है। तो हम लोग चारों गए, हमने मत्था टेका, बहुत अच्छे रहे दर्शन, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। और उसके बाद हम वापस आ रहे थे, ठीक है। एंड ऐसा था, मैं और पापा आगे बैठे थे और मम्मी और दादी पीछे बैठे थे। तो क्या होता है संगत जी, हम वी आर ऑन आवर वे बैक वृंदावन से फरीदाबाद की तरफ, एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, एक बड़ी सी नील गाय आके गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। ओके, गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। और ऑफ कोर्स फॉर एनी वन नाउ, मतलब अब मुझे जैसे गाड़ी चलाना आता है तो मुझे पता है, लेकिन हर इंसान उस टाइम पे ये सोचता है कि यार 1 सेकेंड और मिल जाता ना तो मैं गाड़ी को भगा लेता, ओके, या फिर कुछ ऐसा हो जाता कि हम वो 2 सेकेंड से डिले हो जाते कि अगर कुछ ऐसा होना है तो ये पहले ही हो जाता, ठीक है। तो क्या होता है, वो नीलगाय आके इतनी भारी, पूरी मुझे आज भी याद है वो पूरा इंसिडेंट, वो आकर गाड़ी पे गिर जाती है।
ऑफ कोर्स इंस्टेंटली किसी भी ड्राइवर का दिमाग नहीं चलता, तो गाड़ी इधर उधर हो जाती है, ठीक है। और गाड़ी के साइड में ना बिल्कुल ऐसे कच्चा रास्ता होता है, खाई नहीं होती है वो एग्जैक्टली, इट वाज नॉट अ खाई खाई टाइप्स ऑफ थिंग, लेकिन थोड़ा सा डूंगा कोई रास्ता होता है जहां पर घास और ये सब चीजें उगी होती हैं, ठीक है। तो वो गाय क्या होती है, वो गाय गाड़ी पे बाउंस करके, ठीक है, बोनट पे शीशा वीशा तोड़ के और सीधा पलटी मारती है उस खाई के अंदर। ओके और हुआ क्या होता है, मैं एग्जैक्टली पहले आपको सीन बताती हूँ। तो डिवाइडर होता है, ठीक है, डिवाइडर के लेफ्ट साइड हमारी गाड़ी जा रही है, डिवाइडर के इस साइड से एक ट्रक आ रहा होता है। तो वो ट्रक ने नीलगाय को मारा, वो नीलगाय उड़ के डिवाइडर पार होके हमारी गाड़ी पे गिरी, यहाँ पे बाउंस होके वो सीधा खाई में गिरी। और ये इंसिडेंट था, ये हमें सारा जो था ये हमें बाद में किसी ने बताया, जो गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी, ठीक है। उस टाइम पे संगत जी इमेजिन क्या होता है। ओके पूरा शीशा टूटा है, ठीक है, मेरी मम्मा मेरी दादी पीछे बैठे होते हैं, मेरी दादी को एक खरोच नहीं आती, ठीक है, मेरी मम्मा को तो ब्लीडिंग हो रही होती है, हाँ सिर से ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उनका सिर लगा होता है, पापा को कान से पूरी ब्लीडिंग हो रही होती है, पता नहीं उनको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके कान से पूरी ब्लीडिंग हो रही होती है। एंड इमेजिन संगत जी मैं उनके साथ बैठी हूँ, ठीक है, पापा के, और मेरे पे बस तित्र पित्र करके ना ऐसे छोटा छोटा वो जो कांच है वो गिरा हुआ है, और हमारे डैशबोर्ड पे पूरा ना शिव जी का परिवार होता है ना, माता रानी, गणेश जी और शिव जी, वो पड़े होते हैं, वो जैसे हमने ना लगाए हुए थे डैशबोर्ड पे, और वो टूट के वो मेरे गिर के पता नहीं झटके से या व्हाटएवर वो मेरे, मैं आंख खोलती हूँ तो वो मेरी गोदी में है, ये सीन है। और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ मुझे ना क्यों अब याद आ रही है, या मैं क्यों शेयर करना चाह रही थी, और ये चीज़ मुझे क्यों अभी 4-6 दिन पहले याद आई, ठीक है। वो शिव जी का पूरा परिवार मेरी गोदी में, ठीक है, और मेरे को सिर्फ छोटे छोटे ना इधर इधर कहीं पे कांच लगे होते हैं, नथिंग मेजर, लेकिन ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स को देख के बड़ा ही वो हो जाते हो कि ये क्या हो गया एकदम से। एंड संगत जी जैसे ये होता है समझ ही नहीं आता, ओके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एंड इन नो टाइम ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना भगवान जी ने प्लान करके रखी हुई हैं, ठीक है। पीछे से कोई गाड़ी आती है और वो हमें हेल्प के लिए बोलती है, और वो कुछ आई डोंट नो उनका कोई, दे वर वेरी गुड बिल्डर्स और समथिंग, उनके कोई मॉल वगैरह बन रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम और एनीथिंग, और वो बोलते हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उस गाड़ी में अंकल आंटी और उनका बेटा होते हैं, बड़ा बेटा होता है उनका कोई तो, और वो अंकल आंटी बोलते हैं कि हम आपको अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, बैक सीट पे आप अकोमोडेट हो जाओ 4 लोग, और मेरा बेटा आपकी गाड़ी का ख्याल रख लेगा, और डोंट वरी, आपको जिसको भी फोन करना है सो दैट सब लोग आ जाएं यहाँ पर देख लें, और इन द मीन टाइम हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। मतलब संगत जी फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये किसी का ऐसे एकदम रैंडम आना, और बहुत अच्छे किसी फैमिली का, जेन्युइन फैमिली का, है ना, वो चीज़ बड़ी एक अचंभा सा था। एंड उसके बाद जब मैं अब ये बात सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि वो शिव जी का जो परिवार था, वो जो था पूरा, है ना, स्वरूप सा, वो आके वो कहीं जमीन पर भी गिर सकते थे या फिर टूट भी सकते थे, सॉरी, है ना, वो आके एकदम ऐसे परफेक्ट मेरी गोदी में आते हैं, ठीक है, और बस हल्का हल्का कांच घुसा होता है, विच इज बहुत ही बेरेबल होता है कि निकाल देगा कोई तो आई बी फाइन। तो ये सारी चीजें ये कैसे प्लान्ड है लाइफ में, मतलब उस टाइम पे तो वही बात है ना, उस टाइम पे तो हम, मतलब शिव जी को हाँ मैंने बहुत जल चढ़ाए हैं, मैं अब भी चढ़ाती हूँ, है ना, लेकिन उस टाइम पे तो हम ठाकुर जी को मानते थे ना, है ना, हम तो वृंदावन से आ रहे थे, हमारे गुरु तो वो थे। लेकिन कैसे ये सारी बात लिंक्ड है कि शायद गुरुजी ने बहुत पहले से ही हम पर नजर रखना शुरू कर दिया था, कि गुरुजी ने उसी टाइम आके हमें ब्लेस किया। तो अब मैं ये बात सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थैंक यू गुरुजी, उस टाइम पे भी आपने हमें ब्लेस किया, मतलब यार आप हमारे साथ थे, है ना। और ठीक है कोई बात नहीं, कनेक्शन का क्या है ना, आत्मा का कनेक्शन होना चाहिए, ये दिमाग और ये डेट्स का कनेक्शन तो वैसे भी वैलिडेट नहीं होता ना। तो मुझे ये सत्संग शेयर करना था, और ये बड़ा फ्रेश सत्संग है, और मतलब और इंस्टेंटली पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये 4-5 दिन पहले आया,
might be Guruji wanted that I would like to share this, that I should share this in fact, तो शायद इसलिए ही गुरुजी ने मुझे ये दिमाग में डाला। उसके बाद बात करते हैं, छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ आज, है ना, ज़्यादा बड़े बड़े सत्संग नहीं सुनाती, फिर बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, मैं बहुत बोलती हूँ। तो छोटे सत्संग में जो सबसे पहला सत्संग आता है वो रीसेंट सत्संग आता है, विच इज़ ऑफ मार्च। तो मार्च 13 को मेरा बर्थडे आता है, एंड वो इस साल का बर्थडे बाकी सालों की तरह ना बड़ा हैपनिंग हैप्पी और ये सब नहीं था, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ पर्सनल प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से इस साल का बर्थडे ना बड़ा लो की था। ओके मतलब मैं सोच रही थी कि ओके इस बार तो मैं नाइट सूट में ही बैठ के जस्ट फॉर द सेक ना घर वालों की खुशी के लिए मैं केक काट दूंगी, क्योंकि अगर मैं मना करूंगी तो फिर वो लोग भी अपसेट हो जाएंगे, है ना, तो मैं केक काट दूंगी और बस इतना ही। तो रात को जब 12 बजे घड़ी में 13 मार्च की रात को, तो सिंस दैट टाइम आई वॉज आस्किंग गुरुजी कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हो, है ना, आप मेरे बर्थडे पे आके मुझे ब्लेसिंग दोगे, लाइक है ना, आपको देनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके मैं ये बोल रही थी आपको देनी ही पड़ेगी। तो जैसे हम बाकी मैसेजेस में पढ़ते हैं ना कि हैप्पी एनिवर्सरी गुरुजी कुछ लिखा होता है, या हैप्पी बर्थडे गुरुजी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखा होता है, तो संगत जी मतलब उस दिन ना मैंने कितनी बार फेसबुक इंस्टाग्राम ये रिफ्रेश करा भूपेंद्र अंकल जय गुरुजी, कितनी बार मैंने रिफ्रेश करा, है ना, कि मुझे एक गुरुजी का मैसेज कोई दिख जाए जिसमें लिखा हो हैप्पी बर्थडे, नीचे लिखा हो गुरुजी, और मैं तो उसी में खुश हो जाऊंगी। और व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेजेस पढ़े कि जो भी गुरुजी के आते हैं जैसे ग्रुप वगैरह में, तो उधर भी किधर पे भी हैप्पी बर्थडे का तो कोई नामो निशान था ही नहीं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको ना विश करना ही पड़ेगा, मतलब दिस इज माई बर्थडे, है ना, और लाइफ में अभी और कोई खुशी तो है ही नहीं, आप ही एकमात्र खुशी हो, तो आपको तो ब्लेस करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है, शाम को कुछ 5 बजे का टाइम होता है और मैं और पापा बैठ के ना चाय पी रहे होते हैं, और बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा है कि हाय गुरुजी का तो कोई मैसेज ही नहीं आया, कोई बर्थडे का विश नहीं आया, कोई बात नहीं बुलबुल, अभी रात बाकी है, अभी दिन खत्म नहीं हुआ, अभी 13 मार्च चल रही है रात को 12 बजे तक। तो मतलब दैट वॉज माई विश्वास ऑन गुरुजी कि मुझे पता है कि थोड़े सा डिले हो सकता है चीजों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दाता आपको देने से रह जाएंगे या फिर आपको छोड़ देंगे। ओके और इमेजिन संगत जी कुछ 5:15 5:20 का टाइम होता है और एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और वो यूजुअली ऐसे अंकल का एक आता है जो मुझे ना सत्संग के इनवाइट्स वगैरह भेजते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ना मतलब ज्यादा खुश होके मैसेज नहीं खोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है वो अंकल ना, जैसे आज सत्संग है ना, अभी क्या टाइम हो रहा है 4:30, तो कोई आपको 5 बजे के सत्संग का इनवाइट आज ही तो भेजेगा नहीं, दैट इज लाइक अ वेरी रेयर थिंग, है ना। तो मैंने वो मैसेज खोला, मैंने सोचा हाँ आगे 14-15 मार्च का कोई सत्संग होगा और अंकल ने मुझे इनवाइट भेज दिया है, ठीक है। और मैंने वो मैसेज खोला संगत जी, एंड यू वोंट इमेजिन, मैंने वो मैसेज 2 बार पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था 13 मार्च का सत्संग है 6 से 8 बजे का, और मुझे इतना ज्यादा हैप्पी फील हुआ। मतलब मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैंने तो इतनी छोटी सी एक चीज मांगी थी आपसे, मैंने तो एक मैसेज मांगा था और आपने तो मुझे पूरे सत्संग में ही इनवाइट कर दिया, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। और दिस इज गुरुजीज रहमत, दिस इज गुरुजीज कृपा, नो मैटर व्हाट। वही बात है कि आपका जो फेथ है ना वो डगमगाना नहीं चाहिए, चीजें होने में, चीजें मिलने में डिले जरूर हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान आपको या गुरुजी आपको छोड़ देंगे जब उन्हें पता है कि आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड ऑफ कोर्स ये बात भी मैं बोलती हूँ कि चीज़ें हमें गुरुजी से मांगनी नहीं चाहिए, गुरुजी के ऊपर चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्योंकि चीज़ें हम ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं ना संगत जी जो हमें ना लार्जर पिक्चर दिखाई नहीं देती जिंदगी की, हमें नहीं दिखता कि हमारी जिंदगी में वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है, लेकिन हम फिर भी चीज़ें मांग लेते हैं। तो मांगना नहीं है, इट इज़ ओनली दैट गुरुजी पे बिलीव करना है, एंड सब चीज़ों की टाइमिंग ना लाइफ में ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है ना, ये हम सोच के तो मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो इतना सोचा है ना लाइफ के बारे में, इतना सोच के ये एकदम प्रॉपर चीजें कर करके, और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, है ना। तो अब ये एक ऐसा टाइम है जहां पर मैं ऑनेस्टली ना इस लाइफ को दे चुकी हूँ गुरुजी को, जहां पर मैं उनको खुद बोलती हूँ कि गुरुजी संभालो,
अब आप ही संभालो, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं, क्योंकि मैंने जितना संभालना था, मैंने अपना जितना दिमाग लगाना था वो लगा के खत्म हो गया है, और उसके बाद भी मिला कुछ नहीं, है ना। लेकिन अगर आप मेरी जिंदगी संभाल लोगे तो शायद मुझे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मिलेगी। और ट्रस्ट मी संगत जी, अब जब मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है ना, तो मुझे लाइफ के बारे में ना, खुद अपनी पर्सनल चीजों के बारे में या कुछ भी वॉट एवर इज गोइंग अराउंड उनके बारे में ना फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों टेंशन लूं, जब ऑलरेडी मेरे बारे में सोचने के लिए कोई है। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे अपनी जिंदगी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। तो मांगना नहीं है गुरुजी से, यू जस्ट नीड टू बिलीव। और बिलीव भी ऐसा रखो कि बिन मतलब का बिलीव हो, है ना। क्योंकि हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं ना, यूजुअली हम अपनी ना शर्तों पे बिलीव को रखते हैं कि मतलब अच्छा गुरुजी ने अगर हमें कोई चीज़ दे दी या हमारी कोई चीज़ मान ली तो बस हमारा हो जाता है। फिर उसके बाद जब दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भाग के हम गुरुजी के पास चले जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो बिलीफ है, ये जो ट्रस्ट है ना, दैट शुड बी स्टेगनेंट, दैट शुड बी कॉन्स्टेंट। कि गुरुजी अगर मैं खुश हूं तो वो भी आपने ही मुझे बख्शा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर गुरुजी मैं थोड़ी नाराज हूं या मेरी जिंदगी में कोई सही चीज नहीं चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी ये भी आपने ही मुझे बख्शा है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, या फिर जो भी मेरे लिए बेस्ट है ना बस अब वो करो। एंड अगर ये हमारा रहेगा ना, तो ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी विल नेवर लीव अस। मुझे ऑनेस्टली अब इस टाइम पे ना ये बड़ा सही लगने लग गया है। अगर मुझे कोई भी बात करनी होती है तो मैं ऑनेस्टली गुरुजी से ही शेयर करती हूँ, है ना। कि गुरुजी ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। और उनको ना लूप में रखती हूँ। मुझे बड़ा सही लगता है उनसे बात करना, उनसे अपनी चीज़ों को शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा वो है दर जहाँ पर मेरी शेयर की हुई चीज़ें ना खाली नहीं जाएंगी, या तो वो सही रास्ते पे चली जाएंगी और या तो फिर मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, गलत होके भी। तो अगर गुरुजी आपने हमें कोई भी परिस्थिति में डाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थैंक यू, वो शायद मेरी ही भलाई के लिए होगा। तो दैट इज वॉट आई बिलीव नाउ। एंड ऑफकोर्स इसी से लिंक होती है सरेंडर की बात। अगर आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो कुछ होने नहीं वाला, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ हम अपना दिमाग ना और ज्यादा खराब करेंगे और इसको प्रेशराइज करेंगे। होना वही है जो भगवान ने, जो गुरु जी ने हमारे लिए सोच रखा है। तो सरेंडर इज वन थिंग जो मैं पहले मैंने कभी नहीं किया, ओके। और इस टाइम पे अगर मैं ये बात बोल रही हूँ ना, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी भी ना ये सोचा नहीं था कि मैं इस एज में, लाइक आई एम जस्ट 29, ओके। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एज में ऐसी बातें करूंगी। मतलब मुझे ना खुद पे विश्वास नहीं आता है कई बार तो, क्योंकि ये बातें हम ऐसे सोचते हैं ना कि ये तो बड़े लोग बोलते हैं, ओके, 40-50 साल की उम्र वाले। लेकिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने ना इतनी ही जल्दी उम्र में हमें ये समझ दे दी, क्योंकि कई लोगों को तो 60 साल में जाके भी ये समझ नहीं आती। एंड दैट समझ इज ऑफ सरेंडर। सरेंडर इज एवरीथिंग। just leave yourself टू गुरुजी। एंड उसके बाद आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी जिंदगी के बारे में, क्योंकि गुरुजी खुद हैं हमारी जिंदगी का ख्याल रखने के लिए। उसके बाद जो सत्संग मैं अभी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो सत्संग भी बहुत रीसेंट है। उसमें क्या होता है कि मैं एक सत्संग में अभी हाल फिलहाल में गई थी, ठीक है। और वो था यही फरीदाबाद में ही था वो कहीं। और वहां पर जाके फिर वही, क्योंकि बातें ना इतनी बड़ी बड़ी है बोलने के लिए, लेकिन जब हम गुरुजी के वहां जाते हैं या गुरुजी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन, वो मेल्ट डाउन हो ही जाता है ना। हमें पता है कि जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में वो हमारी ही अच्छाई के लिए हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये दिल, ये दिमाग, इतने सारे सवाल अंदर चल रहे होते हैं ना कि हम लोग रुक नहीं पाते उन्हें पूछने से। तो सत्संग चल रहा था एज यूजुअल, और गुरुजी और मेरी कॉन्वर्सेशन चली जा रही है कि अच्छा गुरुजी ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं ठीक हुआ, क्यों खराब हुआ, या व्हाटएवर जो भी बातें थी वो सारी बातें चल रही हैं। एंड वही आंसुओं की जो बारिश है वो हो रही है, जो कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि हाय हाय गुरुजी मुझे ना रोना नहीं है। बड़ा एम्बैरसिंग लगता है ना, आप किसी के घर सत्संग पे जाओ और आप ऐसे रो रहे हो। दो हमें पता है कि वो भावना के और वो सब वाले आंसू होते हैं, है ना, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना किसी के घर जाकर ऐसे।
तो मैं बोल रही थी कि और जैसे जैसे मैं रो रही थी ना संगत जी, इनको गुरु जी का वाइट चोले वाला स्वरूप लगा था, उसमें पता नहीं अब वो लाइट की ग्लेयर थी या क्या थी, तो एक्चुअली ना मुझे यहाँ से ना ऐसे दरार से दिखने शुरू हो रही थी गुरुजी के यहाँ पे, है ना। तो मैं बोल रही थी कि अच्छा, और मैं रो रही हूँ और मैं बोल रही हूँ गुरुजी ओके, अब मैं भी नहीं रोऊंगी और अब आप भी नहीं रोओगे, ठीक है। तो मुझे अब मैं अपने आप को खुद ही ऐसे समझा रही थी कि बुलबुल अगर तू रोएगी ना तो देख गुरुजी भी रोएंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, रोना नहीं है एंड ठीक है। और उस टाइम पे क्या होता है संगत जी कि मैं ऐसे ना हाथ करके ना बैठी होती हूँ और मैं ना ऐसे बोलती हूँ कि हाय गुरुजी, अपनी ना कोई ब्लेसिंग मुझे दे दो, कोई अपनी ब्लेसिंग मुझे दे देना, ऐसे करके कुछ तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। और एकदम से क्या होता है, मैं आँख खोलती हूँ तो एक आंटी मेरे हाथ में आके ना टिश्यू पेपर रख जाती है कि रो रही है और अच्छे से साफ कर ले तो मुझे ना इतना सही लगा। तो पहले मैंने उस बात का लॉजिक ना समझा नहीं, क्योंकि दिमाग थोड़ा मोटा है ना, लॉजिक लगाने में भी टाइम जाता है। तो मैं ऐसे सोच रही, मैंने कहा हाय गुरुजी, मैंने तो आपसे कोई ब्लेसिंग मांगी थी। और ऑनेस्टली मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, गुरुजी की जुतियों में ना मुझे मोगरे का फूल दिख रहा था। तो मेरा दिमाग ना कॉन्स्टेंटली वहां पे था कि हाय कभी कोई काश कुछ ऐसा हो गुरुजी, मुझे वहां जुतियों से निकाल के ना मोगरे का फूल लाके कोई रख के दे दे। तो मुझे जब गुरुजी ने ये टिश्यू पेपर दिया ना, तो संगत जी मैंने बड़ी थोड़े दिन बाद, या जैसे भी अपने, क्योंकि मैं कुछ तो मेरे दिमाग में चलते ही रहते हैं ये एनालिसिस एंड ऑल दैट, तो मैंने एनालाइज किया कि तूने क्या मांगा था कि गुरुजी मुझे कोई ब्लेसिंग दे दो, और गुरुजी ने किसी के थ्रू हाथ में टिश्यू पेपर रखवा दिए और इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया कि ये आंसुओं को ना पोंछ दे और रोना कर दे बंद, है ना। तो मुझे ये बात का लॉजिक तब समझ आया और मैंने कहा वाह गुरुजी, आप और आपके इंटरप्रिटेशन देने के तरीके। और उसके बाद क्या होता है, वही सेम सत्संग की बात है संगत जी, उसमें ना बलून्स लगे होते हैं ऐसे ना यू शेप में, ऐसे यू शेप में बलून्स लगे होते हैं और बीच में गुरुजी का स्वरूप होता है। तो ना सत्संग में ना एक, जब मैं बैठी होती हूँ वहां पर, है ना, तो एक साइड का बलून ना ऐसे करके फट जाता है, ठीक है। तो मैं क्या सोचती हूँ कि अच्छा गुरुजी अगर आप हो ना तो ना दूसरी साइड का भी ना बलून फूटे, मतलब सेम साइड का नहीं। टेस्ट देखो कैसे चल रहे दिमाग ना, मतलब यार मुझे समझ नहीं आती है, ये दिमाग ना भगवान का भी टेस्ट लेने को रुकता नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी अगर आप हो ना तो दूसरी साइड का भी बलून जो है ना वो फूट जाए, है ना। और संगत जी यू वोंट इमेजिन, सत्संग खत्म होने से पहले एग्जैक्टली दूसरी साइड का जो बलून है ना वो फूटा। मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो भाई ग्रेट हो उसके बाद क्या हुआ, उसी सत्संग में, बड़े सारे सत्संग हो गए एक ही सत्संग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी सत्संग में ना मैं जैसे रो रही थी, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है, मुझे समोसा प्रसाद मिल जाता है लेकिन उसके साथ मुझे चाय प्रसाद नहीं मिलती। तो मेरी ना कुछ नोज की प्रॉब्लम चल रही थी, मेरी नाक पक गई थी, ठीक है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ अच्छा आपने मुझे चाय प्रसाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी नाक पकी हुई है, कि मेरी नाक को गर्म चीज़ें ना मिले, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, इसलिए ये सब बातें चल रही है गुरुजी के साथ। और जैसे मैं रो रही हूँ तो एकदम से ना वो सेवादार अंकल आते हैं जिन्होंने मुझे वो दिया था, समोसा प्रसाद दिया था, लेकिन उसके साथ चाय प्रसाद नहीं दी थी। पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या डाला कि वो ना, मैं रो रही हूँ और वो मुझे ना ऐसे टैप करके बोलते हैं कि आंटी चाय। और मैं 1 मिनट तो पहले गुरुजी को देखती हूँ और फिर मैं उनको देखती हूँ और फिर मैंने कहा ओके, और फिर मैंने लिया। और जब मैंने उसे एनालाइज किया संगत जी, तो वो एक ऐसा रीजन निकला कि गुरुजी चाहते थे उस टाइम पे कि मेरा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो, चाहे वो चाय प्रसाद पी के ही डाइवर्ट हो, है ना। क्योंकि मैं रोई जा रही थी और मतलब मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्या करती ना। तो गुरुजी ने मुझे वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद अब इतने टाइम बाद, आधे पौने घंटे बाद जाकर चाय प्रसाद दी ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यस, मतलब ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं संगत जी, जिससे ना मतलब ऐसा फील होता है कि आप बड़ी सही जगह पर हैं। और मेरा और गुरुजी का जो कनेक्शन है वो ऑनेस्टली ऐसा है कि मैं शुरू से, जब से भी मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया है ना, तो मैं गुरुजी को सिर्फ एक बात बोलती हूँ और आज भी बोलती हूँ और आने वाले शायद जब तक मरती नहीं ना तब तक यही बोलती रहूँगी कि गुरुजी नो मैटर व्हाट, लाइफ में कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप उल्टा भी टांग दोगे ना, ये लिटरली यही वर्डिंग्स है जो मैं गुरुजी के साथ बोलती हूँ, इसलिए दैट्स हाउ आई लाइक टू पुट देम, कि गुरुजी कुछ भी हो जाए ना, उल्टा भी आप टांग दोगे ना मुझे और स्टिल यू विल से कि मुझे छोड़ दे या यू नो व्हाटएवर,
तो ऐसा कभी नहीं होगा। आई विल नेवर लीव यू, चाहे कितने भी टेस्ट ले लो, है ना। और एक बच्चे के लिए अपनी माँ को खोने से बड़ा टेस्ट ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। सो माई मॉम हैड कैंसर, बहुत छोटे में आपको बताऊंगी। माई मॉम हैड कैंसर एंड सामने देखते देखते मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था और आई लॉस्ट हर, ओके। एंड उस टाइम पे भी प्रेयर्स चलती थी, गुरुजी के साथ बातें चलती थी कि गुरुजी आपने तो कितने कैंसर वाले पेशेंट्स को क्योर कर दिया, है ना, कितने लोगों को आपने ठीक कर दिया, तो एक और इंसान को ठीक करने में क्या जाता है ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद मेरी मॉम के कर्म उस तरीके से गुरुजी ने लिखे थे कटवाने, और शायद उसी तरीके से उनके लिए लिखा हुआ था। तो उस टाइम पे भी प्रेयर्स गुरुजी से चलती थी, सवाल जवाब चलते थे कि गुरुजी डॉक्टरों की डॉक्टरी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर आपकी शुरू होती है। तो गुरुजी ने ऑफ कोर्स शायद इसी तरीके से उनके कर्म कटवाने थे, और देखते ही देखते आंखों के सामने आई लॉस्ट माई मॉम, ओके, 2018 में। लेकिन इसका भी इंटरप्रिटेशन गुरुजी ने कितनी खूबसूरती से मुझे दिया। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में होती थी ना संगत जी, तो मेरी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर था, ओके, एंड शी वॉज लाइक 44-45, ठीक है। और जब अब उन्हें दूसरा कैंसर हुआ था तो वो थी 58 एंड 13 साल, ऑलमोस्ट 13 साल के बाद वो सेम बीमारी वापस नहीं आई थी, लेकिन पता नहीं दोबारा कैंसर आ गया था, ठीक है, और इस टाइम था किडनी में। तो मैं ये सोचती हूँ जब ये सारा इंसिडेंट हो गया था ना, तो मैंने बाद में अपना दिमाग लगाया, जैसे है ना सवाल जवाब तो गुरुजी से हमारे खैर चलते ही रहते हैं। तो मैंने यही सोचा, इस बात को गुरुजी ने मुझे इस तरीके से इंटरप्रेट करके बताया कि जब तुमने मुझे फॉलो भी करना शुरू नहीं किया था ना, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में मुझे नहीं पता गुरुजी कौन थे, है ना। जब तुमने मुझे फॉलो भी करना शुरू नहीं किया था, जब तेरी माँ ने मुझे मानना भी शुरू नहीं किया था, तब ही मैंने उसकी ज़िंदगी में 13 साल की लाइफ एक्सटेंशन दे दी थी। 45 to 58 कंप्लीट 13 साल, ओके। और हो सकता था कि ये जो 13 साल बाद चीज़ हुई ये शायद वही 45 साल में हो जाती, है ना। लेकिन उस टाइम तुम बहुत छोटे थे, मैंने तेरी मम्मा को लाइफ एक्सटेंशन इसीलिए दिया ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। और जब हाँ अब तुम बड़े हो गए, तुम अपना ख्याल रख सकते थे, वो 13 साल की लाइफ एक्सटेंशन मैंने ख़त्म करी और अपने चरणों में उसे स्थान दिया। तो मुझे वही बात है संगत जी, हम ये चीज़ें ना बड़ा डीपली होके सोचते नहीं है। ये सोच भी जो है ये हमें हमारा गुरु ही प्रदान करता है। क्योंकि मतलब मैं भी ऑफ कोर्स गुरुजी को एक क्वेश्चन कर सकती थी, मैं भी उनसे रूठ के बैठ सकती थी, मुंह बना के बैठ सकती थी कि क्यों गुरुजी, शायद मैं भी उन्हें मानना छोड़ सकती थी कि क्यों गुरुजी आप तो सब ठीक कर सकते हो ना। और फिर वही बहुत सवाल आते हैं ना, बहुत सवाल आते हैं ना दिल में। बट ये बात की भी समझ जो है, ये गुरुजी ने इतना दिमाग को खोला, इतना ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट जो है लाइफ का दिखाया कि ये भी जो हुआ है ये मेरी ही मर्जी से हुआ है, और वो भी जो हुआ था वो मेरी ही मर्जी से हुआ था। तो डू नॉट क्वेश्चन। क्या पता किसी इंसान का, जय गुरुजी अनीता आंटी, क्या पता किसी इंसान का क्या किस तरीके से लिखा हो। जस्ट डू नॉट क्वेश्चन योर गॉड। तो बस ये छोटे छोटे मेरे सत्संग हैं गुरुजी के साथ, बहुत सारे सत्संग हैं, है ना। लेकिन वही बात है, बार बार सेम सत्संग में बताती चली जाऊंगी ना। तो बट ठीक है, गुरुजी के साथ अब मैंने एक नया वो शुरू किया है कि जब भी मेरा कोई सत्संग होगा तो आप उससे पहले मेरे साथ 2 नए सत्संग तो करोगे ही करोगे। एंड थैंकफुली गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है, गुरुजी ने अपनी ग्रेस में रखा है, एंड दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट। और वही बात है संगत जी कि अगर आप माने तो बहुत कुछ है, और अगर आप ना माने तो कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी इज़ एवरीथिंग। मतलब जिस तरीके से मैंने अपने पापा को जहाँ स्थान दे रखा है ना, वहीं पर मैंने गुरुजी को एक स्थान दे रखा है कि जैसे मेरे पापा मेरे बारे में ऑफ कोर्स बुरा नहीं सोच सकते, सिमिलर तरीके से गुरुजी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। सिर्फ मुझे अपना दिमाग खोल कर ना वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली फॉर यू ऑल्सो, जिस भी तरीके से आप गुरुजी को प्यार करते हैं, जस्ट डू इट। और पता है आपको, मैं कितनी बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बोलती हूँ कि यार मैं कैसी सी हूँ गुरुजी, आपने मुझे 8 साल अपने से कनेक्टेड रखा। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ
और इमेजिन करिए संगत जी, मैं आज तक एम्पायर एस्टेट नहीं गई हूँ। क्या आप मान सकते हैं ये बात? मुझे ये बात, मैंने ऐसे बोलती हूँ, गुरुजी हाय राम, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, पता नहीं कब बुलाएंगे। मैंने कितने लोगों से पूछा, क्योंकि मुझे ना वहाँ का रास्ता नहीं पता। ओके, मैंने कितने लोगों से पूछा एम्पायर स्टेट आप जाते हो या मुझे जाना है या कुछ है, लेकिन आगे कोई बात ही नहीं हो पाती। तो पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। बड़े मंदिर बुला लिया, लेकिन मेरा बहुत मन है, मेरा मन है कि मैं गुरुजी के जालंधर वाला जो मंदिर है वहाँ जाऊँ। डुगरी में ऑब्वियसली होके आ रखी हूँ, है ना, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, और क्या वो सही टाइमिंग है जब गुरुजी ने मुझे बुलाना है। बट ये है, अभी इस टाइम पे लाइफ में जो भी हो रहा है ना, जो भी होगा या फिर जो भी हुआ, सब सिर्फ एक रीजन से हुआ, सिर्फ एक पर्पस से हुआ, जिसका सोल पर्पस है गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी। हर एक दिन ना संगत जी हम ना क्रिब करते रहते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ना लाइफ में, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं कि हाय ये नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ थैंक यू, शुक्राना इज वन वर्ड जो हम सबको रोज बोलना चाहिए। शुक्राना कि मैं सांस ले पा रही हूँ। ये टाइम ऐसा चल रहा है ना, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, मेरी भाभी ना डॉक्टर नहीं है, उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन शी वर्क्स विद अ वेरी गुड हॉस्पिटल। तो वो आके ना रोज हमें ऐसे ऐसे चीजें सुनाती है ना संगत जी, ऐसे ऐसे किस्से बताती है जो आजकल ये कोरोना के टाइम पे चल रहा है, जहाँ पर ना बस ऐसा लगता है कि थैंक यू गुरु महाराज कि आपने हमें अपने चरणों में रखा है। थैंक यू कि हम सांस भी ले पा रहे हैं। मतलब अगर वो भी आपकी रहमत नहीं होगी ना, तो बिल्कुल फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते हैं ख़त्म होने में सब कुछ, है ना। तो सिर्फ एक बार रोज़, अच्छा ओके बार, अब मैं ना मुझे ये करना है, ठीक है। अभी मुझे लाइव देख रहे हैं 301 लोग, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? संगत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, ओके ओके। तो ओके, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं ना, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ओके, आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, एक बार, ओके, एक बार ना बस पूरे 32 दांत दिखा के ना एक बार स्माइल कर दीजिए। मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, लेकिन गुरुजी आपको देख सकते हैं। यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू हिम। एक बार बस पूरे अपने 32 दांत दिखाकर स्माइल करिए और थैंक यू बोलिए। थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें दात बख्शी है कि हम सांस भी ले पा रहे हैं। हमारे घर पे, हमारे परिवार पे कोई भी दुख ना आए गुरुजी, और जो भी दुख चल भी रहे हैं ना, उन्हें सही समय पर आप कटवा देना। बस सिर्फ एक थैंक यू। ट्रस्ट मी संगत जी, मैं बोलती हूँ, है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ जैसा हमने सोची थी वैसा तो वैसे बिल्कुल चल नहीं रही ना, नहीं चल रही है ना। हमने तो क्या क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन वो ज़िंदगी वैसी नहीं चल रही है। बी वेरी प्रैक्टिकल, ओके। इसीलिए उस ज़िंदगी को छोड़ दो गुरुजी के हाथ में, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, है ना, उनके हाथ में। एंड ट्रस्ट मी, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आज सोचिए, मैं कई बार ना संगत जी सोचती हूँ कि गुरुजी के ऊपर कितना प्रेशर होगा, मतलब कितने लोगों को गुरुजी को संभालना होता है ना। लेकिन दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। इसीलिए वो हमारे भगवान है, इसीलिए वो सारी चीजें आप सब भूल जाएं। लाइफ में जो बुरा चल रहा है, लाइफ में जो अच्छा चल रहा है, छोड़ दीजिए। जैसे अच्छा एक फेज होता है ना लाइफ का, वैसा बुरा भी एक फेज होता है।
एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग, और सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, थैंक यू, आपने मेरे सत्संग सुने, और बस बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एंड विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें शायद उन ब्लेसिंग्स तक पहुंचा सकता है। ऑनेस्टली एक और बात शेयर करती हूँ लास्ट में, ये ना मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो जब मैंने आई डोंट नो पुनीत अंकल अभी ऑनलाइन है कि नहीं है, आई कांट सी हिम, ओके। तो जब मैंने ये उनका भजन सत्संग वो सुना था ना, जा ऐश कर, ओके, तो संगत जी ये मैंने सुना था रील्स पे, सबसे पहले इंस्टा पे, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली पता है गुरुजी को क्या बोला था, मतलब जैसे हम सुनते हैं कुछ भी चीज़ सुनते हैं, है ना, ये तो मैं अब उनसे मैं कनेक्ट हुई हूँ, या मुझे अब उनके बारे में पता चला है, या जो भी है, ओके। जब मैंने वो सुना था रील्स पे ना, तो मैंने पता है ऑनेस्टली उस दिन क्या सोचा था, मैंने कहा हाय गुरुजी सच में, क्योंकि मैंने ना सच में संगत जी ऐसा भजन मैंने सुना नहीं था। लेकिन कितनी वैलिड बात है ना कि हम सब वेट करते हैं गुरुजी की उस सेंटेंस का कि जा ऐश कर। हम सब चाहते हैं कि एक बार तो गुरुजी बस एक बार बोल दो, है ना, जिंदगी तो एकदम धन हो जाएगी। तो जब मैंने सुना था ना, तो मैंने पता क्या सोचा था कि मैंने कहा हाय गुरुजी ये तो बड़ी सही बात है। मैंने कहा हाय एक बार ना, हम सब यही प्रे करते हैं कि बस एक बार ये लाइन बोल दो, जा ऐश कर, और उसके बाद हमें जिंदगी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। खैर जरूरत तो अभी भी नहीं है, लेकिन हो जाता ना, एक इंश्योरेंस मिल जाती है दिमाग को। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। थैंक यू पुनीत अंकल कि आपने इतने अच्छे अल्फाजों में एक चीज़ को फ्रेम किया, और सच में उसमें जो बीच में वो आता है ना पैराग्राफ, जहाँ पे बड़े उसमें बोलते हैं कि मैं तेनू रुला के भी देख लिया, परीक्षा भी लेके देख ले, ये लाइनें ना मुझे सॉरी बट ये लाइनें मुझे सच में अपने ऊपर लगती हैं कि रुला के भी देख लिया, परीक्षा भी लेके देख ली, अब जो है अब खुशियां बनाने का टाइम है, जा ऐश कर। एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने इतने अच्छी अपनी पूरे अम्ब्रेला के अंदर रखा है, हम सबको रखा है। बस ऐसे ही जो अपना प्यार है वो आप बनाए रखना, एंड हम सब ब्लेस्ड हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम सब ब्लेस्ड हैं, हम ऐसे दाता के बच्चे हैं जो हमें कभी ना रुलने नहीं देंगे। सो थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना, आप लोग यहाँ आए, एंड गुरु जी महाराज हम सबको बहुत ब्लेस करेंगे। टाइमिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कितने लोगों को ब्लेस करना है ना, लेकिन ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस हमेशा ना हंसते रखना। मैं चाहती हूँ कि जैसी मैं हूँ ना, मैं गुरुजी को हमेशा ये बोलती हूँ कि गुरुजी कि ना मेरा ये जो है ना, बस ये मुझे कभी मत खोने देना, क्योंकि ये खोया था, ये खो के भी देख लिया था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जो जैसा है, जो जैसा अपने आप को पसंद करता है ना गुरुजी, वो बस उस इंसान को वैसा रखना, है ना। और थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। पता नहीं गुरुजी क्या किस लिए बुलवाते हैं मुझे, आज के सत्संग में मैंने क्या बोला है ना, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि पता नहीं क्या कर्म है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो गुरुजी काट रहे हैं इन सत्संग के माध्यम से, क्या किसका आंसर है जो दिलवा रहे हैं इन सत्संग के माध्यम से। इसीलिए थैंक यू गुरुजी, ब्लेस्ड रखने के लिए और खुश रखने के लिए। ये जो ज़िंदगी है, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं ये ज़िंदगी कैसी होती। 10% कर्म सिर्फ हमें काटने को मिलते हैं, लेकिन वो 10% भी कितने औखे हो जाते हैं ना। थैंक यू सहारा बनने के लिए। जय गुरु जी संगत जी, और हमेशा मुस्कुराते रहिए और जय गुरु जी कहते रहिए। बाय।